हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गेट 2021 की एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गेट का एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सीएसआर नेट एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा सा इजी आता है। सो अगर आपने नेट 2020 एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो सिलेबस सेम रहेगा। कुछ अंतर रहेगा, जैसे आइसिंग मॉडल हो गया और रैंडम वॉकर हो गया। कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर नहीं है गेट में, बट कुछ ऐड भी हैं, जैसे टेंसर्स हैं। टेंसर्स जो है नेट के एग्ज़ाम में नहीं है बट यहाँ पर आता है। तो वैसे नेट का जो सब्जेक्ट आप देखेंगे उनका जो सिलेबस है तो वो गेट के सिलेबस से मैच करता है, लगभग मैं कहूँगा 95% जो है वो मैच ही करता है। सो बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपने नेट 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी की थी, कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से डेवलप्ड हैं, बस आपने करना क्या है कि गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट जो है वो किसी भी कोचिंग सेंटर के उसको भी आपको सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होने की चांसेस जो है वो कम हो। गेट के एग्ज़ाम या फिर नेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग जो है उससे जो है मार्क्स नहीं बन पाते हैं और फिर उसके बाद में कट ऑफ में जो है वो रह जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि आईआईटी बॉम्बे जो है इस बार गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने लग रहा है, और जो टेंटेटिव डेट आई है वो है 6 फेब को शाम के 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो है एग्ज़ाम की जो है टाइमिंग रहेगी। अब ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज हो जाए, कोविड-19 की सिचुएशंस देखते हुए चेंज हो सकता है। सो अभी तक आप जो है 6 फेब को ही मान के चलिए कि वही लास्ट जो है उसी दिन जो है एग्ज़ाम होगा। अब जो मेरी स्ट्रेटेजी थी गेट एग्ज़ाम जो मैंने दिया था तो वो ये था कि जैसे मेरे टाइम पर गेट जो है वो आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था। सो प्रीवियस ईयर आईआईटी गुवाहाटी के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर्स में देख के गया था, चाहे फिर वो आईआईटी जैम हो, चाहे फिर वो गेट एग्ज़ाम हो। इसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि आईआईटी बॉम्बे के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे गेट 2005 और 2013 में क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पेपर जो था वो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था, तो वो क्वेश्चंस पेपर आप जो है एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है 2012 में और 2018 में वो भी आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था। तो इससे आपको ये होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होने लग रहे हैं इन पेपर्स के अंदर, और लेवल क्या रहेगा एग्ज़ाम का वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से। और जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर जो है अलग किए हैं, जो आईआईटी बॉम्बे जो है बार बार पूछता है, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, वेक्टर कैलकुलस से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ रखा है इसने। फॉरबिडन न्यूक्लियर रिएक्शंस, इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। शेल मॉडल है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर हर साल आता है, चाहे फिर वो कोई भी आईआईटी हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चन जो है वो एक आता ही है। ठीक है, कभी हो गया कि नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं आता ऑपरेशनल एम्पलीफायर से तो फिर ट्रांजिस्टर से आता है क्वेश्चन। ठीक है, कई बार दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्टीशन फंक्शन, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। किसी भी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन आपसे निकलवा सकता है, या फिर पार्टीशन फंक्शन दे करके थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ जो है उससे आपको सॉल्व करा सकता है। आइगन वैल्यूज़ जो है किसी भी मैट्रिक्स के। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर भी आता है, वैसे ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर पूछ रखा है आईआईटी बॉम्बे ने। सो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, इन सब टॉपिक्स को जो है आप कवर कीजिए। और भी टॉपिक्स आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आईआईटी बॉम्बे पूछ रहा है। जो एग्ज़ाम जो है वो गेट 2013, गेट 2005, आईआईटी जैम 2012 और 2018 में आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था। तो ये क्वेश्चन पेपर आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो इससे आपको प्रैक्टिस होगा। सो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि गेट फिजिक्स जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। वैसे तो ये सेम है जैसा नेट के अंदर था, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, फर्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, देखिए इन चारों में से अगर आप पूछेंगे वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स, ओडी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन चारों में से ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स, ओडीई और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इन तीनों में से भी पूछोगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इस पर आना ही आना है। ठीक है, अब हम देखिए बात कर लेते हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस। ठीक है, मैट्रिक्स है,
तो मैट्रिक्स को पहचानना आना चाहिए कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंटी सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, इस टाइप से। और साथ ही साथ आपको आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। आइगन वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे शॉर्टकट भी है कि जो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज है वो मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है, और आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो मैं। सेकंड ऑर्डर में कोची और लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिखना आना चाहिए किसी भी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ये चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम, चाहे अदर कंपिटिटिव एग्जाम भी ले लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर आता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एक तो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, फिर आता है पोल्स, रेजिड्यू और सिंगुलरिटी, ये फाइंड आउट करना और चेक करना, और कोची रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। एक चीज और है मिलने थॉम्सन मेथड, वो भी इंपॉर्टेंट है नेट के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी, ठीक है, गेट के हिसाब से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड, ठीक है, वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कब, जब हमें कोई रियल पार्ट गिवन हो या फिर हमें कोई इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा तो वो एनालिटिकल मैकेनिक्स है, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब एनालिटिकल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जो नेट और गेट में पूछे जाते हैं, जैसे पॉइजन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो पॉइजन ब्रैकेट वैसे कम ही पूछता है गेट के अंदर, बाकी नेट में जो है वो पूछ लेता है कभी कभी। बाकी इसमें देखिए और क्या क्या चीजें हैं, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और ईलर लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक चीज अगर आपको दे दिया, जैसे लैग्रेंजियन दे दिया तो हैमिल्टोनियन फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से लैग्रेंजियन दे दिया तो कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी हो गया, और इसके अलावा है इसमें हाँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये गेट में पूछता है कई बार, ठीक है। आपको दे देता है कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की वैल्यू, ये आपको दे देता है और पूछता है इन टर्म्स ऑफ क्यू और पी दे देता है आपको, और आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको पता है पॉइजन ब्रैकेट उस केस में 1 होता है, तो वो हम कर देंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, दूसरा है टाइम डायलेशन, तीसरा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, चौथा है इसमें एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो आता है E = p² + m02 c⁴, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें रिलेटिविटी में कि जैसे मान लीजिए आपको जैसे 2 फ्रेम्स दे दिए, ठीक है। तो एक फ्रेम में आपको दे दिया कि r की वैल्यू दे दी पोजीशन वेक्टर और टाइम दे दिया आपको, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि r² - c² t², ठीक है। ये आपके पास में क्या होता है, इनवेरिएंट होता है अगर 2 फ्रेम्स इनर्शियल हो तो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स में जैसे पोटेंशियल दे दिया और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलवा लिया अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल फोर्स में इसी तरीके से आपको फोर्स दे दे और आपसे पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या होगी हमारे पास में, इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईएमटी। ईएमटी में टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन आ जाता है कि लीनियर है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, ठीक है। ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो फेज को चेक करते हुए और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चेक करते हुए अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हम बता सकते हैं कि वो पोलराइजेशन का टाइप क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है S = E × B, पता होना चाहिए आपको ये चीज, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास में वेक्टर पोटेंशियल दे दे और मैग्नेटिक फील्ड निकलवा ले, तो B = del × A फॉर्मूला होता है। बट अगर आपको A स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दे दी तो फिर उसका फॉर्मूला यूज होता है del × A का इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जो है इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, P = जो फॉर्मूला होता है 2I/c, ठीक है, 2I/c वेयर I इज द इंटेंसिटी एंड P इज द प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब टोटल रिफ्लेक्शन होता है, यानी 100% रिफ्लेक्शन के केस में। सेम कॉन्सेप्ट वही वाला ब्लैक बॉडी के केस में आ जाता है। जैसे ब्लैक बॉडी में लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एंड इंटेंसिटी,
ठीक है, इसके बीच में रिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स ला आना चाहिए आपको। दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी का बार दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी होल बार दिस इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें गेट्स जो है उनके आपके सभी के ट्रुथ टेबल और एक्सप्रेशन जो है बुलियन एक्सप्रेशन वो आपको याद होना चाहिए, जैसे और है, नोट है, नैंड है, नोर है, जोर है और एक्स नोर है, इनके याद होना चाहिए। के मैप भी आपको आना चाहिए अगर आप गेट्स पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये ओपैम्प और बीजेटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसके बाद में इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग एम्पलीफायर, फिर आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएटर, लोगरिथमिक एम्पलीफायर और एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, सभी का आउटपुट आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी ऑप एम्प सर्किट का अगर आपसे पूछा है कि आउटपुट क्या होगा तो नोडल एनालिसिस लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है। आप केवीएल से भी कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से ज्यादा आसान पड़ता है, नोडल एनालिसिस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीजेटी। बीजेटी में क्यू वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ किसी भी एक सर्किट, कोई भी एक ट्रांजिस्टर दे दिया आपको तो सर्किट में आपसे कोई भी वैल्यू निकलवा सकता है। इसके लिए आपको जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये लगाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फैट। तो फैट में एक इंपॉर्टेंट आता है फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ सैचुरेशन ड्रेन करंट एंड जो है VGS, ठीक है, VGS यानी कि गेट सोर्स वोल्टेज, और VP पिंच ऑफ वोल्टेज, और ID ड्रेन करंट, इनके बीच में एक रिलेशन आता है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ केवीएल लगाना अगर आप सीख गए हैं इसमें ट्रांजिस्टर में तो FET में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ह्यूज है देखिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं बट वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से जो गेट में पूछता है वो जो है वो ग्रेजुएशन का भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होता है, दोनों ही मिक्स होता है उसमें। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन में तो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, पोटेंशियल वेल, ये सिमेट्रिक भी और एंटी सिमेट्रिक दोनों के केस में आपको ग्राउंड स्टेट हो गया, जैसे आपको पता है एंटी सिमेट्रिक है तो फिर आपके केस में जो है आपके केस में आता है साइन फंक्शन, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक हो गया तो फिर सिमेट्रिक हो गया तो फिर साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है। तो कब साइन आएगा कब कोस आएगा पता होना चाहिए, एनर्जी आइगन वैल्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स। इसी तरीके से सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इनमें डीजेनरेसी का फॉर्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ सकता है आपसे, R की हो गया, R² हो गया, ठीक है, 1/R का हो गया, ये सब चीजें हैं। हाइड्रोजन एटम में पहचानना भी आना चाहिए, NLM की वैल्यूज किस तरीके से पहचानते हैं, और ग्राफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1s का ग्राफ कैसा आएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, ठीक है, ये सब चीजें। फिर है इसमें वेव फंक्शन, एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू जो डेल एक्स डेल पी पूछता है, बट ये बहुत रेयर चांस है क्योंकि देखिए इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है। तो नेट में ऐसा पूछता है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो और 3.5 नंबर का, बट इसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं इसलिए हो सकता है इस पे क्वेश्चन ना आए, बट ये इंपॉर्टेंट है, डीजेनरेसी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्टर्बेशन। बहुत स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, बेस्ड एक फॉर्मूले के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, इस पर से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है। स्कैटरिंग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग थ्योरी में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन हो गया, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो गया, पार्शियल वेव एनालिसिस हो गया, हो सकता है छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, स्कैटरिंग बाकी पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेल लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कोस थीटा, याद होना चाहिए आपको। कम्यूटेटर्स, ठीक है, कम्यूटेटर्स आपको यानी कि 2 कम्यूटेटर्स जो है उनको कम्यूट करना आना चाहिए आपको। जैसे x कम्यूट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, xp का आइटा h कट आएगा, फिर इस तरीके से x और p की पावर n कितना आएगा, n आइटा h कट p टू द पावर n-1, ठीक है। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का जिसमें आप साइक्लिक जो है देखते हैं ऑर्डर, ठीक है, प्लस और माइनस का चक्कर होता है उसमें आप देख लीजिएगा वो। नेक्स्ट है पॉलीस्पिन मैट्रिसेस, इसके टाइप्स, ठीक है, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स अरेंज किया, यानी कि जैसे दे दिया कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स, कोई 4 स्पिन हाफ पार्टिकल्स दे दिए, 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स दे दिए, इस तरीके से उनको अरेंज कर दिया 1 डायमेंशनल मान लो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसमें आप देखिएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन्स जो है उसमें भर सकते हैं आप, साथ ही साथ आप ये भी देखेगा कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि फेर्मियंस ले रहे हैं बोसॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल में एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स में शेल मॉडल इंपॉर्टेंट है, शेल मॉडल में पूछता है कई बार, देखो बहुत बार क्वेश्चन आया है शेल मॉडल पर, और शेल मॉडल में स्पिन पैरिटी पूछता है ज्यादातर,
ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है उसने, बट शेल मॉडल में जो स्पिन पैरिटी है उससे बेस्ड ज्यादातर पूछता है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कभी कभार पूछता है इसमें, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्यू वैल्यू, किसी भी रिएक्शन का क्यू वैल्यू ये आपको आना चाहिए निकालना। नेक्स्ट है ड्यूट्रॉन की सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ये पता होनी चाहिए सारी की सारी, यानी कि उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, क्वाड्रपल मूवमेंट क्या होता है, और ग्राउंड स्टेट जो किस टर्म में होती है, इसमें भी एस में होती है किस में, ठीक है। और इस तरीके से आपको याद होना चाहिए सारा। बीटा डीके सिलेक्शन रूल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बीटा डीके सिलेक्शन रूल में फेर्मी और गैमो टेलर ट्रांजिशंस, ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर भी बना रखा है उसके ऊपर, आप देख लीजिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस में पूछता है, जैसे बहुत बार पूछा गया है, इसमें क्या करता है ना कि जैसे एक दे दिया A प्लस में B और ये जाता है C प्लस में कुछ X दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लेता है कि X पार्टिकल में भी क्या हो सकता है। सो इसमें क्या करना पड़ेगा कि रिएक्शन अलाउड है, इसके लिए आपको दोनों तरफ में सभी चीजें चेक करनी पड़ेंगी जो फंडामेंटल है, जैसे चार्ज हो गया, बैरियन नंबर हो गया, लेप्टॉन नंबर हो गया, ये सब चीजें आप चेक करते हुए X की जो है फाइंड आउट करिए कौन सा पार्टिकल हो सकता है वो, या फिर ये भी हो सकता है कि कौन सी रिएक्शंस जो इसमें से जो है वो फॉरबिडन है या कौन सी अलाउड है, पर ज्यादातर ये पूछता है गेट, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है। इसके बाद इसमें बैरियन डीकप्लेट ये सब बना लोगे आप लोग, ठीक है, बैरियन डीकप्लेट, मेसोन ऑक्टेट, ये सब चीजें, ठीक है। उसके लिए I3 और S इसके बीच में ग्राफ बनता है, आप देख लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स, इसमें रोटेशनल वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशन स्पेक्ट्रा में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, E इज इक्वल टू बी ऑफ जे +1, ठीक है। बी इज रोटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है H/8π² IC, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसी तरीके से वाइब्रेशनल में फॉर्मूला आता है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट जो है उसके टर्म में 0 पॉइंट एनर्जी पूछ लिया, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन इसमें पूछ लिया आपसे फॉर्मूले, ठीक है, ये सब चीजें। रमन स्पेक्ट्रा में हो गया आपका जो है पूछ लिया, जैसे स्टोक्स लाइन का दे दिया आपको जो है वेव नंबर, और आपसे पूछ लिया एंटी स्टोक्स का वेव नंबर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें। फिर नेक्स्ट है जीमन इफेक्ट, ठीक है। जीमन इफेक्ट में एक दो फॉर्मूले ही हैं, जैसे डेली बराबर G/μ/B, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो G यानी कि लैंडेजी फैक्टर, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। G फैक्टर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से डेल लैम्डा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल लैम्डा इसका याद होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट है LS-JJ कपलिंग, जैसे 2 नॉन इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट, इन सब का आपसे पूछ लिया, या नाइट्रोजन के लिए आपसे पूछ लिया कि बताओ भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऐसा पूछता है कई बार। तो उसमें क्या करेंगे, LS-JJ कपलिंग जो है वो लगा करके, LS कपलिंग लगा करके, और फिर हुंड्स रूल हम लगाएंगे वहां पर। तो हुंड्स रूल भी इंपॉर्टेंट है, ये फाइंड आउट करने काम आता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो क्या होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल से बेस्ड जो है क्वेश्चन से आ जाता है कई बार। NMR, IR और रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनको पहचाने कैसे, ठीक है, और इनको कैसे पहचाने वो आपको याद होना चाहिए चीज। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। फर्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी, सारे तो ग्राफ्स, ठीक है, और क्रिटिकल जो वैल्यूज हैं, जैसे क्रिटिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरीके से पेनिट्रेशन डेप्थ है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें। हॉल इफेक्ट, एक ही फॉर्मूला है इसमें, RH, ठीक है, हॉल कोफिशिएंट का याद होना चाहिए आपको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट, ठीक है, इन सब के टर्म में। डीबे एंड आइंस्टीन मॉडल, अच्छे से पढ़ें इसको, कई बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा डीबे मॉडल तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि नेट में 5 नंबर में आता है कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डीबे मॉडल्स और आइंस्टीन मॉडल्स, इन पे आप स्पेसिफिक हीट जो है वो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मेटल्स का स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। डीबे टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वेरी लेस हो तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा, और ग्रेटर है तो 3R हो ही जाता है, पता है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए ये डिस्पर्जन रिलेशन, ये पूछता है कई बार, कोई डिस्पर्जन रिलेशन देता है ओमेगा के या फिर ई के रिलेशन, और आपसे पूछ लेता है कि बताइए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पर किस तरीके से निर्भर करेगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है ना एनर्जी E इज इक्वल टू D/S-1, इस तरीके से, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको सारा याद होने चाहिए। और इफेक्टिव मास कैसे निकालते हैं, एट द टॉप ऑफ बैंड, एट द बॉटम ऑफ बैंड, ठीक है, एट द सेंटर, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। और लास्ट ग्रुप वेलोसिटी, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है ना 1/h कट D/dk, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरीके से इफेक्टिव मास का भी याद होना चाहिए। फिर है कोहेसिव एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसमें मेटलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी आती है,
ठीक है, जैसे NaCl है तो NaCl के केस में होती है 2Ln2 या फिर 1.74, ये डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर। ठीक है, सो ये आपको याद होना चाहिए। और कोई भी एनर्जी एक्सप्रेशन आपको दे दिया, U की वैल्यू आप मान लीजिए आपको दे दी, इसमें अट्रैक्टिव टर्म आती है प्लस में रिपल्सिव टर्म आती है, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास में आएगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और उस बॉन्ड लेंथ को वापस अगर आप इस एनर्जी के टर्म में रखेंगे तो फिर आपके पास में आएगा कोहेसिव एनर्जी। तो आपको आना चाहिए इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है 6th B1 B2 B3, यानी कि है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। सो ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है अगर आपको दे दें तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कई बार क्या होता है, जैसे A1 A2 ये 2 दे दिए, A3 नहीं देता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि बताइए B1 B2 B3 की क्या वैल्यूज होंगी, तो A3 को आप खुद से अज्यूम कर लें, A3 का खुद से अज्यूम कर लें C के और उसका कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल। देखिए स्टैटिस्टिकल में फेर्मी डिरैक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो फेर्मी डिरैक का जो ग्राफ आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। FOV की वैल्यू 0 कब होगी, 1 कब होगी। ठीक है, इसमें प्रेशर कैसे वेरी करता है टेम्परेचर पर, और स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करता है टेम्परेचर पर, और एक फेर्मी एनर्जी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, h²/2m इंटू जो भी है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आता है h²/2m और यहाँ होता है वैसे kF², बट एक kF यानी कि फेर्मी वेव वेक्टर, ये डिपेंड करता है कि 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, उसके हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। जैसे 3 डायमेंशन है तो क्या फॉर्मूला होता है 3π²n। ठीक है, इसकी पावर 1/3 ये होता है। अब 2 इसका स्क्वायर लग रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा इस तरीके से, तो n की पावर 2/3 पर ही डिपेंडेंसी है इसकी, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एक्चुअल में, जैसे प्रेशर का पूछ लिया, पावर का पूछ लिया। जैसे पावर है तो पावर या इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ठीक है, इस बार भी नेट पे क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर आपको दे दे और प्रेशर या फिर एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछ ले, इंटेंसिटी पूछ ले, तो फिर आप जो है पावर एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴। वैसे फॉर्मूला होता है सिग्मा E A T⁴। सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, E इज द एमिसिविटी। ठीक है, टेक इट 1 फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी केस, A इज द एरिया 4πr² इन केस ऑफ स्फीयर, T इज द टेम्परेचर। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फोटोन गैस इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, जैसे एंट्रोपी हो गया। ठीक है, या फिर जो है एंट्रोपी आपसे पूछ लिया टेम्परेचर पर कैसे वेरी करता है इस केस में, और फ्री एनर्जी पूछ लिया कितना होता है इसकी वैल्यू, प्रेशर पूछ लिया, जैसे प्रेशर हो गया ना, प्रेशर U/3 और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है T⁴ की, ये भी इस तरीके से आपसे पूछ लिया किस तरीके से वेरी करेगा ये। नेक्स्ट चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए थर्ड वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन फंक्शन किसी भी सिस्टम का पूछ सकते हैं आपसे, जैसे सबसे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, क्लासिकल वाला और क्वांटम, दोनों के केस में आपको पार्टीशन फंक्शन मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से रिलेटिविस्टिक 3 डायमेंशनल गैस, उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए। और स्पिन हाफ पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं, उस पर पार्टीशन फंक्शन की क्या वैल्यू होती है सिस्टम में, वो आपको याद होना चाहिए, e⁻βμb प्लस e⁻−βμb। और फिर z निकालने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। कई बार क्या होता है कि z आपको दे रखा होता है और आपसे कैलकुलेशन पूछता है, जैसे फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एवरेज इंटरनल एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल है, गिब्स फंक्शन है, इन सब की जो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को पार्टीशन फंक्शन की टर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। फिर है फोर्थ S इज इक्वल टू KLN/W, फेमस है, बोल्ट्जमैन ने दिया था ये रिलेशन, बोल्ट्जमैन रिलेशन बोलते हैं इसको, बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर W जो है उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3 केसेस में अलग अलग होती है, जैसे MB है तो GI⁻⁴ BE है तो अलग होता है। ठीक है, Ni + Gi-1 डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल और Gi-1 फैक्टोरियल। FD के केस में अलग होती है, Gi और CNi। ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज होता है इसके अंदर। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इस बार भी नेट पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, हैमिल्टोनियन गिवन था आपको, p²/2m प्लस में हाफ के x⁴ आ गया मान लो। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको याद होना चाहिए, दैट सेज द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज ½ kT। तो आपको कोई हैमिल्टोनियन की वैल्यू दे देता है और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आप स्पेसिफिक हीट या फिर एवरेज एनर्जी बता सकते हैं कि क्या होगा उस सिस्टम का। और लास्ट आ जाता है थर्मल फिजिक्स, इसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं। पहला है एंट्रोपी। ठीक है, किसी भी सिस्टम में नेट एंट्रोपी फाइंड आउट कैसे करते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशंस, ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, किस तरीके से डिराइव करते हैं, क्या इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फिर इसका जाता है कार्नोट इंजन। अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद नहीं हो रही तो इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, जैसे
ये इस तरीके से लिखते हैं, देन डेल एस बाई डेल पी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम। तो ये जो है इस तरीके से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, याद करने का तरीका होता है, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर, आप देख लीजिएगा एक बार इसको। फिर है कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट से लास्ट आ जाता है फेज ट्रांजिशन। पहले तो समझना चाहिए आपको कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पहचानना आना चाहिए। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स को चाहे आप याद कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। फिर बात आ जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस कहाँ है, और सभी के सभी ग्राफ्स, ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे IIT जेम लगा लो चाहे फिर गेट एग्जाम लगा लो, ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हमने टोटली डिस्कस किया अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ऑफ द गेट 2021। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे एक एक करके आप जो है फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।